हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का पार्ट 2। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में, हिस्ट्री के लास्ट वीडियो में, हमने चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का स्टार्ट किया था और अभी हम उसका कंटिन्यूएशन देखेंगे। आज हम उसी के नेक्स्ट टॉपिक्स भी एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने चैप्टर में स्टार्टिंग की थी, तो उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आए। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे द गैजनाविड्स, उसके बाद द महमूद ऑफ गजनी, उसके बाद द गोरिड्स, उसके बाद महमूद ऑफ गोरी, एंड नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ तरायन। और फिर हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा डिटेल में। और उसके बाद as you know we'll be doing a beautiful wonderful type of quiz, so let's start. The Ghaznavids. The Ghaznavids क्या हुआ था ना, और जब क्या कहते हैं, बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे ना, जो मतलब चोर थे, ये सब इंडिया में आए थे। मतलब एट दैट टाइम, एट द मिडिएवल टाइम, ये सारे जो चोर लोग थे ये भी आए थे इंडिया में फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो महमूद ऑफ गजनी वाज वन ऑफ दोज, but he was the first but he led the first series of invasions. इंडिया में इन्वेजन का सबसे पहला सीरीज इसी ने शुरू किया था। ये आपको इसका दिख रहा होगा, इसका इमेज। सो मूविंग फॉरवर्ड, महमूद ऑफ गजनी, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। महमूद जो था वो अफगानिस्तान में गजनी का रूलर था। नाउ वी नो इट एज अफगानिस्तान, बट एट दैट टाइम इट वाज गजनी। तो उसका क्या था ना कि उसको गजनी को एक पावरफुल किंगडम, एक अच्छा किंगडम बनाने के लिए आर्मी चाहिए, है ना। एज वी नो कि आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, या वी कैन से दैट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आर्मी नहीं रहेगी तो फिर देयर वोंट बी एनी गुड फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर किंगडम। तो आर्मी को अच्छा करने के लिए उसे, मतलब आई मीन किंगडम को अच्छा करने के लिए उसे आर्मी चाहिए थी। तो उसके लिए उसने क्या सुना था कि हमारे इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारी वेल्थ है। तो वो आया इंडिया में इन्वेड करने के लिए और उसको रेड करने के लिए इंडिया में इन्वेजन किया उसने, चोरी चकारी की, ताकि उससे वहां से जितना भी मनी मिले, जितना भी वेल्थ मिले, उससे वो एक बढ़िया आर्मी बनाए। नेक्स्ट, वो यहाँ पे रहा 1000 to 1026 तक रहा, 26 साल तक। और उसी में उसने 17 बार इंडिया को इन्वेड किया। ये देखिए, 17 बार उसने इंडिया को इन्वेड किया। उसका सबसे पहला ट्रेड हुआ था हिंदू शाही रूलर्स ऑफ पंजाब से। उसके बाद उसने जयपाल और अनंतपाल को भी हराया था और उनसे भी उसने बहुत सारा माल लूटा। उसके अलावा उसने मथुरा और कन्नौज, मथुरा और कन्नौज को भी इसने रेड किया 1018 में, और सोमनाथ टेम्पल को 1026 में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ था, आपको मैंने बताया था पिछले सेशन में कि गुजरात में सोलंकीज के उसमें सोलंकीज के समय में सोमनाथ टेम्पल भी आया था, आई मीन बिल्ट हुआ था, उन्होंने बनाया था। तो उसने क्या किया ना, उसके अंदर जो प्रीशियस स्टोन लगे हुए थे, क्योंकि हम लोग का क्या था कि एट दैट टाइम ऑल द किंग्स, वो जितना भी अपना वेल्थ था वो जो टेम्पल है उसमें स्टड कर देते थे, उसमें चिपका देते थे, उसमें लगा देते थे। तो उसने वो प्रीशियस स्टोन भी निकाल लिए और उससे भी उसने चोरी चकारी की, और जितना भी उसका माल निकला उससे उसने गजनी में एक ब्यूटीफुल मॉस्क बनाया, एक बहुत ही सुंदर मस्जिद बनाया, एक लाइब्रेरी बनाई और एक म्यूजियम भी बनाया। और ये मरा कब था, ये देख लीजिए, महमूद डाइड इन 1030। क्वेश्चन आते हैं, हमारे बुक में था क्वेश्चन, तो थॉट टू शेयर इट विद यू। अब देखते हैं ये गोरिड्स कौन थे। ये थे, जो घोर था ना, घोर था वो अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था। और जो ये महमूद गजनी का जो ये महमूद था, उसने क्या किया कि जो इसका राजा था, गोर का जो राजा था, उसको इसने हरा दिया और उसको अपना वैसल बना दिया। पूछेंगे वैसल क्या होता है, वैसल होता है दास, या फिर उसको अपने अधीन कर लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही महमूद चला गया, जैसे ही वो मर गया, वैसे ही जो गजनाविड्स थे वो वीक हो गए, क्योंकि महमूद ही उनका बहुत पावरफुल रूलर था। तो इसका एडवांटेज ले लिया उसने, इसका फायदा उठा लिया, और मुजुद्दीन मोहम्मद जो था, उसका रूलर था गोर का, उसने गोर को फिर से इंडिपेंडेंट बना दिया।
और उसने जितने भी गजनाविड टेरिटरी थी, क्योंकि गजनाविड थे जितने, वो वीक हो गए थे, तो सारे टेरिटरीज को ले लिया था, हड़प लिया था। तो इस बंदे का नाम आप क्या कहते हैं, मोस्टली सुनेंगे इसका नाम आपने सुना होगा, ही इज ऑल्सो नोन एज मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, कौन था ये बंदा। ये एक एम्बिशियस रूलर था, एक बहुत मतलब बहुत एम था इसका रूलर का। ये चाहता था कि इसका जो इसका एम्पायर है वो एक्सपैंड हो। तो उसने सोचा कि मैं इंडिया आता हूँ, मैं लेकिन पैसे के लिए ही नहीं आ रहा हूँ, पैसे तो लूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे लड़ झगड़ के मैं अपना एक नया किंगडम मतलब वहां पे एक्सपैंड करूँ, लोगों की जगह को हड़प लो। दैट्स वाई ही केम टू इंडिया, नॉट जस्ट फॉर वेल्थ बट ऑल्सो टू बिल्ड एन एम्पायर। अब देखिए, जब इसका इतना बड़ा एम था, अब गया 1175 में मोहम्मद गोरी गया और मुल्तान को अटैक किया, मुल्तान पे, और उसको जीत लिया। अब गया 1178 में, उसको वो हार गया था, किससे? गुजरात के रूलर्स थे। तो फिर उसको समझ में आया, तो फिर वो मतलब 2 साल के लिए रेस्ट पे चला गया, क्योंकि हार गया था। 78 में वो हारा था। तो फिर उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ, पंजाब जो है वो एक बढ़िया सा बेस हो सकता है, जहां से मैं बढ़िया कॉन्क्वेस्ट कर सकता हूँ, आगे मैं फिर जीत सकता हूँ। तो उसने क्या किया ना, अगले साल आई मीन 2 साल बाद 1190 में उसने पंजाब को जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब इतना जीत रहा था, कोलाहल मच गया। अब जो राजपूत रूलर्स थे नेबरिंग किंगडम्स के, उन्होंने सोचा, जैसे हमारे चौहान से पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने सोचा कि भाई अब इसको फेस करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या हुआ। अब हुई बैटल ऑफ तराइन। अब क्या हुआ, 1191 ठीक 1 साल बाद दोनों की आर्मी, मोहम्मद गोरी की आर्मी, पृथ्वीराज चौहान की आर्मी, एक साथ तराइन पे मिली, 80 मील दिल्ली से दूर। मोहम्मद गोरी पहली बैटल में हार गया उनसे। पृथ्वीराज की बहुत बड़ी गलती हो गई। ये देख रहे हैं, पृथ्वीराज ने क्या किया ना, ये थॉट की, क्योंकि भाई बहुत बड़े राजा थे, पृथ्वीराज को आप कम समझ रहे हैं, बहुत बड़े राजा थे। तो वो सोचे कि चलो बच्चा है, समझ जाएगा, जाओ बेटे, जाओ जाओ जाओ। उसको बच्चा समझ लिया। अब उसको मतलब पंजाब से वो भाग गया, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की, फिर वो चला गया। अब ये उनका सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया। उन्होंने उसको बहुत ही मतलब अपना अपोनेंट को कम समझ लिया। मतलब संस्कृत में भी हमारा एक श्लोक होता है कि आपको कभी ओपोनेंट को कभी कम नहीं समझना चाहिए। तो ऐसे ही इन्होंने कम समझ लिया था। अब क्या हुआ, 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ने अपनी जो फोर्सेस थी उसको और बड़ा कर लिया, और बड़ा कर लिया, और बड़ा कर लिया। उसके बाद 1192 में दोनों आर्मीज फिर एक साथ मिली। इस बार क्या हुआ, मोहम्मद गोरी हार गया था, आर्मी बड़ी हो गई थी, तो फिर बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो गया। अब पृथ्वीराज ने क्या किया ना, बाकी जो राजपूत रूलर्स थे उससे मदद मांगी, आओ चलो इसको हराएंगे। तो बहुत कम आए, मतलब हाँ आए, 2-4 आए, सम लोग मतलब सम पीपल केम, राज्य आए, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल रूलर जो राजपूत का था, वो किंग जयचंद्र कन्नौज का, आपको बताया था मैंने, वो दूर रहे, और इसी वजह से पृथ्वीराज हार। अब मैं आपको पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। उससे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये जो कन्नौज के जो राजा थे, जो बहुत पावरफुल थे, वो उन्होंने क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी की मदद करने से क्यों मना कर दिया, उससे क्यों दूर ही रहे इन सब मामलों से? इसलिए दूर रहे क्योंकि इनकी बेटी थी संयोगिता। मैं ये सब सिलेबस की बाहर है, लेकिन आपको अच्छा लगे इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं। जो इनकी बेटी थी संयोगिता, उसका स्वयंवर था। स्वयंवर क्या होता है? स्वयं मतलब अपना, और वर मतलब दुल्हा। तो मतलब जब पहले के समय में होता था कि एक तरह का शादी का जो क्या कहते हैं टाइप था, वो था स्वयंवर, कि जो लड़की है वो अपने आप से अपना वर चुनेगी। नेक्स्ट, तो इनके स्वयंवर में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया था। अब क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान थे और उनके दरबार में एक बार संयोगिता की जो पिक्चर थी वो पेश की गई थी, तो ही फेल इन लव विद हर। तो जब उनको इंसल्ट की गई, उनको उसके स्वयंवर में नहीं बुलाया गया, तो उसने क्या कहते हैं, जब जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं बुलाया अपने स्वयंवर में, उनको इनवाइट नहीं किया, तो फिर वो आए पृथ्वीराज चौहान जी दरबार में और उनका अपहरण कर लिया, संयोगिता का अपहरण कर लिया। तो दैट्स वाई, और उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश भी की, पर दे कुडंट।
तो दैट्स वाई, क्योंकि उन्होंने उनकी डॉटर को अपहरण कर लिया था, दैट्स वाई ही स्टेड अवे। तो अब देखते हैं कहानी पर कहानी क्या थी, क्यों। अब देखिए, आपको क्या बताया था कि पृथ्वीराज चौहान जी नेक्स्ट बैटल में हार गए थे। और तो क्या किया मोहम्मद गोरी ने, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान जब कैप्चर हो गए थे तो मोहम्मद गोरी ने उनको जेल में रख दिया था। तो उसने क्या किया कि उसको गुस्सा आ रहा था कि भाई मैं पहली बैटल में कैसे हार गया, ये पृथ्वीराज चौहान ने मेरे को कैसे हरा दिया। अब गुस्से की आग में जल रहा था, उसने पृथ्वीराज जी को मतलब सोचिए थोड़ा, जलते हुए लोहे से, आयरन रॉड से उनकी आई बॉल्स में सीधा डाल दिया, विच मेड हिम ब्लाइंड। तो क्या हुआ, सम टाइम लेटर घोड़ी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान बहुत बढ़िया बाण चलाते थे, मतलब बहुत बढ़िया थे, आर्चरी करते थे। तो वो क्या कह रहे थे ना, मतलब उनको पता चला कि वो अपनी आंखें बंद करके भी निशाना मार सकते थे। तो उनको बस एक ही चीज चाहिए थी कि बस साउंड आनी चाहिए, साउंड डायरेक्शन उनको मिल जाए ना तो वो कहीं भी मार सकते थे। एक दिन क्या हुआ, गोरी ने सोचा देखते हैं कि ऐसा है भी या नहीं है। तो क्या हुआ, उसने नेसेसरी स्टेट बनाए कि अरेंजमेंट क्या क्या थी। जब गोरी ने क्या हुआ, पोडियम में बैठा हुआ था दूर, थोड़ा बहुत दूर। फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल पे कौन बैठा था, पृथ्वीराज चौहान जी खड़े थे। अब उनको कहा था कि ये इस टारगेट पे तुम मारना। स्टेडियम में क्राउड था और सब लोग देखने को तैयार थे, और ये कैसे मारेंगे, आंखें बंद, बस सुन के मार भी पाएंगे, ऐसे ही है। अब क्या हुआ देखो, अब क्या होता है ना कि पृथ्वीराज चौहान के जो चंद बरदाई थे वो एक साथ कभी ना कभी वो प्लान बनाते थे। चंद बरदाई, मैं आपको हिस्ट्री के पहले चैप्टर में भी बताया था, चंद बरदाई ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी पृथ्वीराज रासो। तो ये दोनों जो थे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने रिवेंज देने का सोचा था। तो इन दोनों की लैंग्वेज थी एक ऐसी जो कोई और ना समझ पाए, क्योंकि वो लोग इस्लाम के थे, वो लोग सुल्तान थे, तो वो कैसे समझते अपना क्या कहते हैं दोहे करके। तो उन्होंने उनको कहा कि ऐसी लैंग्वेज में जो बस पृथ्वीराज चौहान ही समझ सकते। वो था 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है, मत चूके चौहान। मतलब इसका मतलब समझिए क्या है, 4 bamboos 24 yards and 8 fingers, ठीक है। दिस इज द सिटिंग पोजिशन ऑफ सुल्तान, सुल्तान यही बैठा हुआ है, इसको मिस मत करना। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने बता दिया कि हाँ जी, यहाँ इतने एग्जैक्ट डिस्टेंस बता दिया कि 4 बैम्बूज का जगह है, 24 यार्ड्स है और 8 फिंगर्स का गैप है, उतने पे हमारा सुल्तान बैठा हुआ है, इसको मार दो, कोई मिस मत करना। पृथ्वीराज चौहान समझ गए और सीधा उन्होंने जैसे ही कहा कि गोली चिल्लाए शुरू करो, तो उन्होंने सीधा डायरेक्शन में सीधा गोली को मारा और सीधा गोली ही डाइड। कैसे, क्योंकि इनके पास शब्द भेदी बाण था, बताया था मैंने आपको, वो जस्ट hit the target by just merely listening the sound। तो शब्द भेदी बाण से इन्होंने उसको मार दिया। और उसके बाद दोनों ने, जो चंद बरदाई थे और पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया इमीडिएटली आफ्टर दैट। हाँ, तो इसका अगर आप सोचेंगे कि मैं कहाँ से बता रही हूँ, इसका सोर्स हमारे पास है पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई ने लिखी थी। इसके बारे में मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपके लिए ये सब आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे मारा था, देखिए यहाँ पे आपको पिक भी दिख रही है कि कैसे मारा था। जस्ट अपने आंखें इनकी क्या कहते हैं अंधे थे, तो सीधा इन्होंने उसको मार दिया था बाय दिस। अब देखिए, अब पूरा अभी आज का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो आपने और मैंने बैठकर क्लियर कर लिया है। तो एज प्रॉमिस्ड वी आर गोइंग टू डू अ वंडरफुल क्विज। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने पहली सीरीज ऑफ इन्वेशन, इंडिया में सबसे पहली चोरी चकारी का सीरीज किसने शुरू किया था? Mahmud of Ghazni. That was Mahmud of Ghazni. Next, how many times did Mahmud invade India? महमूद ने इंडिया को कितनी बार इन्वेड किया था? I am giving you about 2 seconds to answer because it is a very easy question. Pause the video and answer. Time's up. The answer is 17 times. He invaded India 17 times in the time lapse of 26 years. What is the another name of Muhammad Ghori?
Very easy. I'm giving you 3 seconds. Pause the video and answer. Yes, time's up. The answer is Muzuddin Muhammad. Next, who was the court poet of Prithviraj Chauhan and which book did he wrote? I have told you this about 2-3 times, so you may remember it. Still, I'm giving you 5 seconds to answer. Pause the video and answer. Time's up, time's up, time's up. The answer is Chand Bardai was the court poet of Prithviraj Chauhan and he wrote Prithviraj Raso. And also Chand Bardai and Prithviraj Chauhan were childhood friends. Next question comes, which type of arrow did Prithviraj Chauhan had? Very interesting question. Giving you 3 seconds to answer, pause the video and start thinking. Time's up. The answer is शब्द भेदी बाण. शब्द से सुनकर भेद करने वाला बाण. Getting it? So that's all for today. Thank you so much for watching. आपका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 भी जल्दी से जल्दी आ रहा है. Stay tuned. और अगर आपको हमारे पार्ट 1 देखना है चैप्टर का, बिल्कुल देखिएगा क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा. और चैप्टर 1 देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को भी रेफर कीजिएगा. हमारे पास बहुत सारी प्लेलिस्ट है जिसमें साइंस है, मैथ्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 बहुत सारे हैं, तो उनको भी देखिएगा ताकि बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग होते जाए. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा. अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर कोई आइडिया है या फिर कोई डाउट है, प्लीज कमेंट. अगर आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है जिसको इससे कोई मदद हो सकती है तो प्लीज शेयर देम, बिकॉज इफ यू हेल्प देम इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल. और अगर आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस और मजेदार वीडियोस पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.